चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। ये रहा हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 9। क्या दे रखा हुआ है? द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेट टू नाविया लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इज गिवन। तो हम लोग के पास 31 मार्च का इन्फॉर्मेशन दे रखा है, जिसमें हम लोग के पास आउटपुट जो है वो 1 लाख यूनिट एट नॉर्मल कैपेसिटी में 1 लाख यूनिट यहाँ पे आउटपुट दे रखा हुआ है, जिसका सेलिंग प्राइस 40 दे रखा हुआ है और वेरिएबल कॉस्ट कितना दे रखा है 20। तो अगर हम लोग सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या आता है? तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है। ठीक है, फिर हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट दे रखा है, तो उसमें से कंट्रीब्यूशन में से अगर हम लोग फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो हम लोग के पास क्या आता था? EBIT आता था। तो EBIT तक का हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन गिवन है। आगे समझ क्या बोला कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो हम लोग के पास दे रखा हुआ है ₹10 करके 1 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इस तरह से हम लोग के पास टोटल कितना हो गया? तो यहाँ पे 10 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस कितने का? तो 5 लाख का, और 7% डिबेंचर मतलब लोन हम लोग के पास दे रखा हुआ है 7% का, जो 10 लाख का दे रखा हुआ है। फिर हम लोग के पास करंट लाइबिलिटी दे रखा हुआ है जो कितने का? तो 5 लाख का हम लोग के पास करंट लाइबिलिटी दे रखा हुआ है। इस तरह से हम लोग के पास टोटल इसका दे रखा हुआ है लाइबिलिटी साइड का। ठीक है, अब सबसे आगे क्या बोल रहा है कि नाबिया लिमिटेड हैज़ डिसाइडेड टू अंडरटेक एन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट टू यूज़ द मार्केट पोटेंशियल दैट विल इन्वॉल्व ₹10 लाख। तो वो देखिए, नाबिया लिमिटेड डिसाइड करती है कि इसे एक्सपेंशन करना चाहिए। जो प्रोजेक्ट इसका यहाँ पे दे रखा है ना, जो आउटपुट यहाँ पे 1 लाख कैपेसिटी का सेल कर रहा है, सेल प्राइस ये सब जो दे रखा है ना, तो इसे एक्सपेंशन करना चाहती है, जिसके लिए यहाँ पे फंड का जो रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए यहाँ पे फंड का जो रिक्वायरमेंट दे रखा हुआ हम लोग के पास वो कितना? तो यहाँ पे ₹10 लाख का फंड का रिक्वायरमेंट दे रखा हुआ है। तो आप लोग कैपिटल बजटिंग पढ़ के आए रहोगे, उसके बाद ये सर्च करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। बट हाँ, अभी भी समझ लेंगे तो अभी भी इतना नहीं रहेगा कि नहीं समझ में आएगा, बट कैपिटल बजटिंग के बाद आप लोग को ये समझ और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बट हाँ अभी भी समझ में आएगा, तो आप लोग उठ के चले मत जाना। तो देख लीजिए, तो देखिए फंड का जो रिक्वायरमेंट है एक्सपेंशन करने के लिए वो हम लोग के पास कितना दे रखा है? तो यहाँ पे 10 लाख का दे रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला? द कंपनी एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज आउटपुट बाय 50%। तो जो पहले हम लोग के पास आउटपुट होता था कितना? 1 लाख का था, इसमें 50% क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर 50% 1 लाख का 50% करेंगे तो कितना होता है? तो 50,000। तो इंक्रीज होने के बाद जो हम लोग के पास क्वांटिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 1,50,000। तो यहाँ तक मैं समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ये हम लोग के पास गिवन है। फिर बोला कि फिक्स कॉस्ट जो है इंक्रीज हो जाएगा 5 लाख से। तो पहले फिक्स कॉस्ट कितना था? तो यहाँ पे पहले फिक्स कॉस्ट था 10 लाख, तो इसमें 5 लाख से और इंक्रीज हो जाएगा। तो अब जो फिक्स कॉस्ट हो गया कितना होगा? तो यहाँ पे 15 लाख का फिक्स कॉस्ट यहाँ पे अब हो गया। तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 15 लाख का हम लोग के पास यहाँ क्या आ गया? तो फिक्स कॉस्ट हम लोग के पास आ गया। फिर बोला वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल बी डिक्रीज बाय 10%। तो जो वेरिएबल कॉस्ट हम लोग के पास दे रखा है ना यहाँ पे 20 का, ये 10% से डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम लोग 10% से डिक्रीज कर देंगे तो 20 का 10% कितना हो गया? तो 2 हो गया। तो 20 में से अगर 2 गया तो यहाँ पे जो हम लोग के पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे 18 पर यूनिट के हिसाब से हम लोग के पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। आगे क्या बोला? द एडिशनल आउटपुट कैन सोल्ड एट एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे जो भी एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस है वही यहाँ पे उसी प्राइस पे सेल किया जाएगा विदाउट एनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द मार्केट। तो यहाँ पे कुछ भी एडवर्स इम्पैक्ट नहीं होगा मार्केट में। तो ये हम लोग के पास यहाँ पे गिवन है। फिर वाला द फॉलोइंग अल्टरनेटिव स्कीम फॉर फाइनेंसिंग द प्रपोजल एक्सपेंशन प्रोग्राम आर एज फॉलो। तो हम लोग के पास यहाँ पे किस तरह से, देखिए जो फंड का रिक्वायरमेंट हम लोग के पास 10 लाख का था ना, इसे हम लोग किस तरह से यहाँ पर रेज कर सकते हैं इस फंड को, वो हम लोग के पास हमसे गिवन है। जिसमें सबसे पहला ऑप्शन में क्या बोला कि इंटायरली बाय इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो मतलब जो 10 लाख का रिक्वायरमेंट है वो सारा का सारा इक्विटी शेयर से यहाँ पे रेज किया जा सकता है। फिर दूसरा नंबर पे क्या बोला कि 5 लाख बाय इशू इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच और बैलेंस बाय इशू 6% डिबेंचर एट द रेट 100 ईच एट पार। मतलब जो है 5 लाख का, जो हम लोग के पास फंड का रिक्वायरमेंट 10 लाख था ना, तो इसमें से 5 लाख जो है ये इक्विटी शेयर से इशू किया जा सकता है, और जो बचा हुआ 5 लाख बचा ये 6% डिबेंचर जो ₹100 ईच के हिसाब से है, और जिसका रिडेम्पशन क्या पे होगा? तो यहाँ पर रिडेम्पशन पार पे होगा। तो इसके हिसाब से यहाँ पे इशू करा जा सकता है। और तीसरा नंबर पे बोला कि 100% जो है मतलब जो इंटायरली जो 10 लाख हो गया, 10 लाख 6% डिबेंचर के जो है इशू करके यहाँ पे फंड रेज किया जा सकता है। तो 3 हम लोग के पास क्या है अल्टरनेटिव है। सबसे फर्स्ट नंबर पे हम लोग के पास 100% इक्विटी मतलब 10 लाख का इक्विटी शेयर रेज किया जा सकता है। दूसरा नंबर पे 5 लाख इक्विटी शेयर और 5 लाख जो है डिबेंचर। और तीसरा नंबर पे हम लोग के पास क्या है? तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो डिबेंचर है इशू करके पैसा मंगाया जा सकता है। तो ये हम लोग के पास 3 अल्टरनेटिव है। ठीक है, फिर क्या बोला? फाइंड आउट विच ऑफ द एबव मेंशन अल्टरनेटिव वुड बी रिकमेंडेड बाय नाबिया लिमिटेड विद रेफरेंस टू द रिस्क एंड रिटर्न। तो यहाँ पे रिस्क में और रिटर्न को हम लोग इन्वॉल्व करेंगे, तो उस केस में हम लोग के पास कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ड रहेगा कि 100% इक्विटी या 50% या 100% डेब्ट। तो इस तीनों में से कौन सा अल्टरनेटिव वेस्ट होगा वो हमको बताना है, जिसमें टैक्स रेट कितना लेना है? तो 40%। तो ध्यान दीजिए, ये हम लोग के पास हमसे दे रखा हुआ है। अब देखिए हम लोग को डिसीजन लेना है, एक तो रिस्क के बेसिस पे
और दूसरा हम लोग को किस चीज़ बेसिस पे जो लेना है डिसीजन, तो दूसरा है हम लोग के पास है रिटर्न के बेसिस पे। तो अगर हम लोग रिस्क के बेसिस पे अगर डिसीजन लेंगे तो हम लोग को क्या निकालना होता था, हम लोग के पास रिस्क में 3 चीज़ था। एक तो हम लोग के पास ऑपरेटिंग लेवरेज था जिसे हम लोग क्या बोलते थे, बिजनेस रिस्क बोलते थे। दूसरा हम लोग के पास फाइनेंशियल लेवरेज था जिसे हम लोग क्या बोलते थे, फाइनेंशियल रिस्क बोलते थे। और जो हम लोग के पास कंबाइंड लेवरेज होता था उसे हम लोग क्या बोलते थे, उसे बोलते थे टोटल रिस्क। तो एक तो हम लोग ये निकाल करके जिसका ज़्यादा यहाँ पे लेवरेज होगा, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, कंबाइंड या कंबाइंड जिसका सबसे ज़्यादा होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होगा। रिटर्न के बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे तो जो हम लोग के पास अर्निंग पर शेयर है, अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे हम लोग देख लेंगे ना कि कितना किसमें जिसमें ज़्यादा अर्निंग पर शेयर हो पाएगा वही हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो रिस्क और रिटर्न के बेसिस पे हम लोग को बताना है कि कौन सा इसे रिकमेंड करना चाहिए। तो ये हम लोग के पास सम्स दे रखा हुआ था, ठीक है। तो सम्स कोई बहुत ज़्यादा हार्ड तो है नहीं, तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हम लोग के पास सम्स हो गया था। तो अब आज ये एक एक चीज़ करके हम लोग यहाँ पे समझते चलते हैं और मैं आप लोगों को ये सब सॉल्यूशन से दिखा दूंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो जो हम लोग के पास पहले से कैपिटल स्ट्रक्चर है, जो हम लोग के पास एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कितना है, तो 10 लाख का सबसे पहले हम लोग के पास इक्विटी शेयर है और जो हम लोग के पास है 7% क्या है, डिबेंचर दे रखा हुआ है। तो ये हम लोग के पास क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर में, एक तो हो गया इक्विटी शेयर, दूसरा हम लोग के पास क्या हो गया डिबेंचर। तो ये हम लोग का एग्जिस्टिंग स्कीम है। सबसे पहले 10 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल और जो हम लोग के पास डिबेंचर है 7%। तो इस तरह से हम लोग के पास जो टोटल यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग के पास 20 लाख का दे रखा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम लोग एक्सपेंशन करते हैं तो हम लोग को कितना रुपये चाहिए, तो यहाँ पे 10 लाख रुपये चाहिए। एक्सपेंशन करने पे हम लोग के पास कितना पैसा चाहिए था, तो 10 लाख हम लोग को पैसा चाहिए था। तो एग्जिस्टिंग वाला तो रहेगा ही, जो हम लोग के पास कैपिटल है। एग्जिस्टिंग वाला जो हम लोग के पास लोन 7% का डिवेंचर है वो तो रहेगा ही रहेगा। अब बाकी जो 10 लाख है उससे हम लोग 3 तरीका से इशू कर सकते हैं। तो एक तो हम लोग का सबसे पहले इक्विटी शेयर से हम लोग इशू कर सकते हैं, दूसरा 5 लाख का इक्विटी शेयर और 5 लाख का डिवेंचर, और तीसरा हम लोग सारा का सारा 100% मतलब 10 लाख का 10 लाख हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवेंचर्स को इशू करके रेज कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे देख लीजिए। तो देखिए फर्स्ट वाले अल्टरनेटिव में हम लोग के पास क्या था कि सारा का सारा इक्विटी शेयर से इशू करेंगे। तो न्यू इक्विटी शेयर कितने का हो जाएगा, तो 10 लाख का हम लोग के पास क्या हो जाएगा न्यू इक्विटी शेयर। पुराना वाला तो रहेगा ही ना, पुराना वाला तो सारा रहेगा, जो हम लोग के पास पुराना वाला था वो सारा का सारा यहाँ पे रहेगा। देखिए ये वाला जो हम लोग के पास पुराना था कैपिटल स्ट्रक्चर 10 लाख का प्लस में 7 लाख का, ये सारा का सारा हम लोग के पास रहने वाला है ना। तो ये सेम हो गया, ये हम लोग के पास क्या हो गया सेम हो गया। बचा हुआ जैसे जैसे अल्टरनेटिव 1 है 2 है 3 है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे करते जाएंगे। तो अल्टरनेटिव 1 में क्या बोला था कि 100% इक्विटी, तो जो 10 लाख का रिक्वायरमेंट था वो 100% इक्विटी के हिसाब से, तो 10 लाख हम लोग क्या कर दिए इक्विटी इशू कर दिया। तो हम लोग के पास टोटल जो आ गया वो कितना हो गया, तो यहाँ पे 20 लाख और यहाँ पे जो 7% था ये सब मिला करके हम लोग के पास कितना हो गया 30। अब सेकंड अल्टरनेटिव में 5 लाख इक्विटी शेयर से 5 लाख 6% डिवेंचर से, तो हम लोग के पास टोटल कितना हो गया, तो 30 लाख का हो गया। तीसरा अल्टरनेटिव में क्या था, तो तीसरा अल्टरनेटिव में हम लोग के पास 100% 6% डिवेंचर से लेना था, जो 10 लाख का रिक्वायरमेंट था। तो हम लोग 100% ले लेंगे डिवेंचर से, मतलब 10 लाख ये हो गया और यहाँ पे 10 लाख। तो इस तरह से हम लोग के पास क्या होगा टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर, टोटल जो हो गया कैपिटल स्ट्रक्चर का वो सारा का सारा सेम हुआ इरिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का समझ में आ गया कि फर्स्ट हम लोग के पास एग्जिस्टिंग स्कीम था तो वहाँ पे 10 लाख इक्विटीज था और 10 लाख का 7% डिवेंचर था और बाकी सारा से सेम। अल्टरनेटिव 1, 2 और 3 उसके पास था। तो अल्टरनेटिव 1 में हम लोग के पास 100% हम लोग क्या किए थे इक्विटी शेयर इशू किए थे। अल्टरनेटिव 2 में हम लोग क्या किए थे, तो 6% जो हम लोग के पास था डिवेंचर वो 5 लाख का और 5 लाख का हम लोग के पास इक्विटी शेयर, और तीसरा अल्टरनेटिव में सारा का सारा हम लोग 6% डिवेंचर ही इशू किए थे। तो ये यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये सिंपली ठीक है, यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हम लोग के पास हो गया। अब हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। सारे के सारे केस में हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग के पास एग्जिस्टिंग जो स्कीम दे रखा हुआ है उसमें इंटरेस्ट कितना होगा, तो देखिए एग्जिस्टिंग स्कीम में हम लोग के पास जो लोन था 7% डिवेंचर का वो कितने तक था, 10 लाख का था। तो अगर हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे तो 10 लाख का 7% करेंगे ना, तो यही चीज़ यहाँ पे क्या हुआ है, जो 10 लाख का 7%, तो 10 लाख का 7% करते हैं तो हम लोग के पास कितना आ जाता है, तो 10 लाख इंटू 7%, तो ये हम लोग के पास आ गया 70,000 मतलब 0.7। तो ये हम लोग के पास फर्स्ट वाले में हो गया। अब जब सेकेंड वाला हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे सेकेंड वाला देखेंगे, तो सेकेंड वाला में देख लीजिए जो अल्टरनेटिव 1 हम लोग के पास है। तो अल्टरनेटिव 1 में हम लोग के पास जो देखिए ये वाला डेप्ट है ना दोनों, तो अल्टरनेटिव 1 में हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डेप्ट है जो कितना 7% के रेट से, तो यहाँ पे 10 लाख इंटू 7% के रेट से, तो यही हम लोग के पास कितना आ गया, तो 70,000 आ गया। फिर थर्ड वाले में 5 लाख हम लोग के पास 6% के रेट से हैं और 10 लाख हम लोग के पास कौन सा रेट से है, तो यहाँ पे 7% के रेट से है। तो 10 लाख हम लोग के पास सबसे पहले तो आ गया 7% के रेट से, तो हम लोग के पास 70,000 आ गया। और जो ये 5 लाख है ये कितना परसेंट के रेट से है, 6% के रेट से, तो 5 लाख इंटू 6%, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 30,000। तो अगर दोनों इंटरेस्ट को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0.7 0.3, तो अगर हम लोग कर देंगे तो यहाँ पे टोटल 1 लाख का हम लोग के पास आ गया इंटरेस्ट। अब फोर्थ अल्टरनेटिव में सबसे पहले हम लोग के पास क्या था, तो यहाँ पे 10 लाख का जो दे रखा था, तो 10 लाख इंटू
7% के रेट से, और जो 10 लाख एक दूसरा था वो कितना परसेंट के रेट से, 6% के रेट से। तो 10 लाख इंटू 6%, तो यहाँ पे 713, तो यहाँ पे 1.3 मतलब 1,30,000 का हम लोग के पास क्या आ गया, ये आ गया टोटल इंटरेस्ट। तो यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोटल इंटरेस्ट हम लोग के पास यहाँ तक में आ चुका है। तो देखिए अभी तक में हम लोग क्या देखे, सबसे पहले एग्जिस्टिंग स्कीम में अल्टरनेटिव 1, 2, 3, इसमें हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग के पास कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या कितने का अमाउंट का कैपिटल है, कितने अमाउंट का हम लोग के पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, कितना हम लोग के पास 7% डिवेंचर, कितना हम लोग के पास 6% डिवेंचर। और उसके बाद हम लोग जिस अल्टरनेटिव में जितना अमाउंट का हम लोग के पास डेप्ट था उसके रेट से मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या किए, सिंपली इंटरेस्ट कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हम लोग के पास यहाँ तक में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो गया। अब आउटपुट का अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग के पास सबसे पहले जो आउटपुट था वो कितना था, तो नॉर्मल कैपेसिटी में 1 लाख का आउटपुट था, मतलब एग्जिस्टिंग स्कीम में हम लोग के पास आउटपुट कितना था, तो 1 लाख। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ जो हम लोग के पास आउटपुट दे रखा हुआ कितना, तो यहाँ पे 1 लाख का दे रखा हुआ है। फिर बोला सम्स में हम लोग के पास कि अगर हम लोग एक्सपेंशन करते हैं, तो हम लोग के पास जो आउटपुट है वो कितना से इंक्रीज हो जाएगा। तो जो हम लोग के पास आउटपुट था वो इंक्रीज हो जाएगा 50% से, ये दे रखा हुआ है ना। तो पहले हम लोग के पास 1 लाख का आउटपुट था, ये 50% से अगर इंक्रीज करेंगे तो 1 लाख का 50% करते हैं तो हम लोग के पास कितना हो गया, तो 50,000। तो हम लोग के पास टोटल कितना हो गया था, 1,50,000। तो यही 1,50,000 बाकी का सारा स्कीम चाहे अल्टरनेटिव 1 में करें या 2 में करें या 3 से हम लोग फंड लेकर के एक्सपेंशन करते हैं, तो तीनों ही केस में हम लोग के पास जो आउटपुट यूनिट में हो जाएगा 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख। तो हम लोग के पास आउटपुट में समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना, तो आउटपुट तक हम लोग के पास हो गया। अब नेक्स्ट वाला जो हम लोग के पास है कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन हम लोग कैसे निकालते हैं, तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग के पास सेल्स होता है, जो सेल्स का प्राइस कितना दे रखा, 40 दे रखा है ना, सेल्स के बारे में बोला था ना, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा इस लाइन में सेल्स प्राइस यहाँ पे चेंज नहीं होगा। तो सेल्स हम लोग के पास कितने रहेगा, तो सेल्स कितने का रहेगा, तो सेल्स हम लोग के पास 40 का 40 रहेगा। बट वेरिएबल कॉस्ट के बारे में क्या बोला था कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 10% से डिक्रीज हो जा रहा है। यहाँ पे बोला था सम्स में कि जो वेरिएबल हम लोग के पास कॉस्ट है वो हम लोग के पास कितना 10% से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वेरिएबल कॉस्ट कितने का है, 20 का है। अगर इसमें से 10% माइनस करेंगे, 20 माइनस 10%, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं ना, 20 माइनस 20 का 10%, तो 20 का 10% कितना हो गया, 2 हो गया। तो अगर 20 में से 2 गया तो कितना बचा, 18। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट 18 हो गया तो हम लोग के पास कितना आ गया कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन हम लोग के पास आ गया 22। तो ये हम लोग के पास कंट्रीब्यूशन का यहाँ पे रेट आ गया कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो जाएगा 22। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तीनों ही केस में 22 और फर्स्ट वाले केस में 20, जो हम लोग के पास एग्जिस्टिंग था दे रखा होता ना, तो वो एग्जिस्टिंग, और तीनों ही केस में हम लोग के पास कितना आ गया 22। तो देखिए सेल्स में से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट माइनस किए तो हम लोग के पास क्या आ गया कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है और नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन हम लोग के पास आ जाएगा ना। अब टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, उसमें से हम लोग माइनस क्या करेंगे, तो फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे। तो हम लोग के पास एग्जिस्टिंग स्कीम में फिक्स कॉस्ट कितना है, तो 10 लाख। तो यहाँ पे 10 लाख हम लोग माइनस कर देंगे। ये कंट्रीब्यूशन हम लोग के पास हो गया था, कैसे हुआ था, तो हम लोग सिंपली जो हम लोग के पास नंबर ऑफ यूनिट दे रखा हुआ था ना, ये नंबर ऑफ यूनिट इंटू हम लोग क्या कर देते कंट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ 1.5 इंटू 22, 1.5 इंटू 22। तो इस तरह से हम लोग के पास आ गया था तीनों ही केस में कंट्रीब्यूशन। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं था। अब फिक्स कॉस्ट के बारे में, तो फिक्स कॉस्ट में हम लोग के पास एग्जिस्टिंग स्कीम में फिक्स कॉस्ट हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ था, तो एग्जिस्टिंग स्कीम में हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट दे रखा हुआ था 10 लाख का। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिया 10 लाख का। और बाकी वाला जो टाइम था उसमें हम लोग के पास बोला था कि फिक्स कॉस्ट जो है 5 लाख से इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग 5 लाख इंक्रीज कर देंगे तो हम लोग के पास बाकी सारे केस में कितना हो जाएगा फिक्स कॉस्ट, तो 15 लाख का। तो अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते तो हम लोग के पास क्या आता था, EBIT आता था। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए सबसे पहले सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो हम लोग के पास क्या आ गया कंट्रीब्यूशन में से हम लोग फिक्स कॉस्ट माइनस कर दिए जो कि हम लोग के पास गिवन था, तो हम लोग के पास क्या आ गया EBIT आ गया। अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम लोग ऊपर में करके रखे थे, यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट निकाले थे ना, ये वाला अमाउंट सारा का सारा जो निकाले थे, तो ये सारा का सारा इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पे नीचे लिख देंगे। तो हम लोग अगर इंटरेस्ट माइनस करते हैं EBIT में से तो हम लोग के पास क्या आ गया अर्निंग बिफोर एंड टैक्स आ गया। अब अर्निंग बिफोर एंड टैक्स में से हम लोग टैक्स को माइनस करते हैं, टैक्स का रेट कितना दे रखा हुआ था, तो टैक्स का रेट हम लोग के पास बोला था कॉर्पोरेट टैक्स रेट कितना 40%, तो हम लोग 40% माइनस करते तो हम लोग के पास आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया, इसमें अगर हम लोग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाता है अर्निंग पर शेयर। तो देख लीजिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि फर्स्ट वाला केस में कितना हो गया 5.58 हो गया, इसमें डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फर्स्ट केस में कितना था, तो एग्जिस्टिंग केस में हम लोग के पास कितना था, तो 1 लाख 10 लाख का था यहाँ पे टोटल इक्विटी शेयर। उसमें एक का फेस वैल्यू जो हम लोग के पास गिवन था वो कितना गिवन था फेस वैल्यू, तो एक का फेस वैल्यू हम लोग के पास गिवन था 10 रुपीज़ का। 1 लाख शेयर था ना 10 रुपीज़ करके, तो हम लोग यहाँ सिंपली क्या करते हैं इसमें 1 लाख से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में हम लोग 1 लाख से डिवाइड किया तो हम लोग के पास कितना गया, तो 5.8 आ गया जो अर्निंग पर शेयर आ गया। फिर दूसरा का इसी तरह से निकालेंगे तो दूसरा का हम लोग के पास अर्निंग पर शेयर कितना दे रखा होता है 10.38, तो यहाँ पे 10.38 लाख हो गया।
इसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे तो दूसरे केस में हम लोग के पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे कितना आ गया था। तो देखिए 10 लाख का हम लोग के पास पहले से था और 10 लाख का बाद में, मतलब 20 लाख का हम लोग के पास इक्विटी शेयर कैपिटल है और एक शेयर का प्राइस हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ है, तो ₹10 करके। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लाख हो जाएगा ना, तो हम लोग सिंपली इसमें कितना से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे 2 लाख से डिवाइड कर देंगे, तो 10,38,000 डिवाइड बाई 2 लाख, तो हम लोग के पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना आ गया, तो 10.38 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हम लोग के पास आ गया 5.19। तीसरा केस में चलेंगे तो तीसरा केस में और प्लस में चौथा केस में, तो तीसरा केस में हम लोग के पास पहले से 10 लाख था प्लस 5 लाख, तो यहाँ पे 15 लाख आ गया और एक शेयर का प्राइस कितना था, तो यहाँ पे 10 रुपये, तो यहाँ पे 1.5 आ गया ना लाख, तो 1.5 से हम लोग डिवाइड कर देंगे जो हम लोग के पास अर्निंग आफ्टर टैक्स है, तो 10.20 डिवाइड बाई 1.5, तो ये कितना आता है 10.2 डिवाइड बाई 1.5 करेंगे तो ये आ गया 6.8। इसी तरह से लास्ट का करेंगे तो लास्ट में हम लोग के पास जो पुराना वाला इक्विटी शेयर था 10 लाख का, तो वही है, बाकी तो है नहीं ना, तो हम लोग के पास टोटल जो हम लोग के पास था अर्निंग आफ्टर टैक्स जो कि कितना था 10.2 डिवाइड बाय कर देंगे हम लोग के पास 1 लाख, तो हम लोग के पास कितना आ गया 10.2। तो इस तरह से हम लोग के पास अर्निंग पर शेयर आ गया। यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग तीनों ही तरह का जो लेवरेज होता है ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल प्लस में कंबाइंड, वो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला क्या होता था, तो कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। कंट्रीब्यूशन हम लोग पहले से कितना निकाल चुके हैं, तो कंट्रीब्यूशन हम लोग के पास था 20 लाख और EBIT कितना है, तो 20/10 करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो 2 आ गया। फिर इसी तरह से हम लोग करेंगे 33/18, तो हम लोग के पास कितना आ गया 1.38। फिर 33 बाय हम लोग करेंगे 18, तो हम लोग के पास कितना आ गया 1.83, ठीक है। फिर लास्ट वाला भी हम लोग करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ गया 0.83 आ गया। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग के पास ये आ गया ऑपरेटिंग लेवरेज। अब दूसरा फाइनेंशियल लेवरेज। तो फाइनेंशियल लेवरेज हम लोग कैसे निकाल देते हैं, EBIT पर हम लोग क्या कर देते हैं, EBT कर देते हैं। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड हम लोग क्या करेंगे EBT। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ है, तो यहाँ पर 10 दे रखा हुआ है और डिवाइड कर देंगे किससे, तो यहाँ पर 9.3 से, तो हम लोग के पास आ गया 1.08। 18 में डिवाइड करेंगे ये, इस तरह से इसमें डिवाइड करेंगे इससे और इसमें डिवाइड करेंगे इससे, तो हम लोग के पास ये आ गया जो फाइनेंशियल लेवरेज। अब कंबाइंड लेवरेज हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कंबाइंड लेवरेज या तो हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, जो हम लोग के पास ऑपरेटिंग लेवरेज है, फाइनेंशियल लेवरेज है, दोनों को मल्टीप्लाई करके, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हम लोग के पास देखिए कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय हम लोग क्या कर सकते हैं EBT कर सकते हैं। तो कंट्रीब्यूशन बाय EBT करेंगे, मतलब कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट हम लोग के पास ये वाला जो 20 लाख है डिवाइड बाय हम लोग क्या कर सकते हैं EBT। ये 20 लाख डिवाइड बाय हम लोग के पास जो EBT है कितना 9.3। फिर हम लोग 33 डिवाइड बाय कितना कर सकते हैं 17.3। तो 33 डिवाइड बाय 17.3, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 1.9। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, तीनों लेवरेज निकाल सकते हैं और अर्निंग पर शेयर भी निकाल लिए। अब हम लोग को सिंपली क्या करना है, एनालाइज कर लेना है, ठीक है। तो देखिए कंबाइंड लेवरेज में सबसे पहले देखिए कंबाइंड लेवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल रिस्क। तो टोटल रिस्क सबसे ज़्यादा किस में है, सबसे हाई जो रिस्क है वो कौन से में दे रखा हुआ है, जो अगर हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहेंगे रिस्क के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा कौन सा किस में रिस्क है, तो सबसे ज़्यादा जो हम लोग के पास रिस्क दे रखा हुआ है वो किस में दे रखा हुआ है, तो एग्जिस्टिंग स्कीम में सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिस्क है। सेकेंड हाइस्ट कौन सा में है, तो जो अगर हम लोग सारा का सारा क्या लेंगे डेप्ट में, अगर हम लोग सारा का सारा क्या लेंगे, जब हम डेप्ट में सारा का सारा अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर सारा का सारा डेप्ट लेंगे, तो उस केस में हम लोग के पास यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा रिस्क है। तो यहाँ पे इसे अगर हम लोग रखते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब सबसे ज़्यादा रिस्क, इसके बाद यहाँ पे सेकेंड हाईएस्ट रिस्क और इसमें मतलब जो है थर्ड हाईएस्ट रिस्क। एग्जिस्टिंग का तो बात ही हटा दीजिए क्योंकि हम लोग एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग के पास रिस्क के हिसाब से हो गया। इसी तरह से फाइनेंशियल मतलब रिस्क में देखेंगे तो सबसे फर्स्ट यही वाला हो गया जो हम लोग के पास थर्ड वाला ऑप्शन था, ये सेकेंड वाला ऑप्शन, फिर हम लोग के पास जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन। इसी तरह से लास्ट वाला में भी क्या है, तीनों का तीनों हम लोग के पास ऑपरेटिंग लेवरेज में, मतलब बिजनेस रिस्क जो तीनों में है वो इक्वल है। ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब क्या होता है, बिजनेस रिस्क, और बिजनेस रिस्क जो है ये तीनों ही केस में हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, इक्वल दे रखा हुआ है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिस्क के हिसाब से सबसे हाईएस्ट है तीसरा वाला में, और सबसे लोएस्ट कौन सा में, तो पहला वाला में, और जो मिडिल वाला में है उसमें हाईएस्ट से थोड़ा सा कम और लोएस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा। रिटर्न के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रिटर्न मतलब क्या होता है कि अर्निंग पर शेयर किसका सबसे ज़्यादा है, तो थर्ड वाला का सबसे ज़्यादा अर्निंग पर शेयर है, तो यही अर्निंग पर शेयर सेकेंड वाला का उससे कम है और थर्ड वाला का सबसे कम है लोएस्ट वाला। तो ये हम लोग के पास अर्निंग पर शेयर के हिसाब से हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम लोग रिटर्न के बेसिस पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रिटर्न किस में मिलता है, तो सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है थर्ड वाला कैटेगरी में, और सबसे ज़्यादा रिस्क भी यहाँ पे थर्ड वाले कैटेगरी में है, और फर्स्ट वाले में जो मतलब जो है सबसे कम यहाँ पे रिस्क भी है और सबसे कम रिटर्न भी है। तो कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, तो देखिए जिसका अर्निंग पर शेयर सबसे ज़्यादा यहाँ पे 5.8, एग्जिस्टिंग स्कीम में अर्निंग पर शेयर कितना था, तो 5.8 था, तो एग्जिस्टिंग स्कीम में 5.8 हो गया अर्निंग पर शेयर। अब इससे ज़्यादा जिसका अर्निंग पर शेयर होगा वो हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो देखिए जो फर्स्ट अल्टरनेटिव था उसमें कितना था, तो हम लोग के पास देखिए एग्जिस्टिंग स्कीम में जो अर्निंग पर शेयर था कितना था, तो 5.58, एग्जिस्टिंग स्कीम में 5.58 हो गया। इससे ज़्यादा अर्निंग पर शेयर होना चाहिए, तो हम लोग के पास फर्स्ट स्कीम में इससे तो कम अर्निंग पर शेयर, तो इसे सेलेक्ट करना चाहिए, तो आंसर इज नो, इसे नहीं सेलेक्ट करना चाहिए। बचा हुआ हम लोग के पास सेकंड अल्टरनेटिव का है, जिसमें हम लोग इक्विटी लेते थे 50%, हम लोग 50% क्या लेते थे, डेप्ट लेते थे, और तीसरा वाला में सारा का सारा डेप्ट लेते थे। तो हम लोग अगर ज़्यादा रिस्क लेना चाहेंगे, कंपनी अगर ज़्यादा रिस्क लेना चाहेगी तो ज़्यादा रिटर्न भी मिलेगा उसे। तो अगर कंपनी का इंटेंशन होगा ज़्यादा रिस्क लेने का, तो उसे सेलेक्ट करना चाहिए फर्स्ट, अदरवाइज सेलेक्ट करना चाहिए अगर वो मॉडरेट लेवल का रिस्क लेना चाहती है, मॉडरेट लेवल का रिटर्न, तो वो सेकंड, अदरवाइज यहाँ पे जो थर्ड अल्टरनेटिव था उसे सेलेक्ट करना चाहिए, जो कि यहाँ पे हम लोग के पास लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोग रीड कर लीजिएगा, जो कि बहुत ही सिंपल सम्स था, बस बहुत ज़्यादा फॉर्मेटिंग था, इतना बड़ा सा था, बस उतना ही, बट ये बहुत ज़्यादा ही सिंपल क्वेश्चन था। इसमें हम लोग सिंपली क्या किए थे, तो एक बार मैं क्विक रिकैप करा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर हम लोग के पास क्या है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कि किससे हम लोग कितना पैसा मंगा रहे हैं। फिर दूसरा में हम लोग क्या कहते थे, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर लिए थे। तीसरा में हम लोग के पास आउटपुट निकल गया था, उसके बाद हम लोग सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किए थे, तो हम लोग के पास आ गया था तो कंट्रीब्यूशन में जो हम लोग के पास नंबर ऑफ यूनिट था उससे मल्टीप्लाई किया, तो हम लोग के पास कंट्रीब्यूशन में आ गया। फिक्स कॉस्ट हम लोग के पास गिवन था, तो हम लोग के पास आ गया था ईबीआईटी। तो अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन में ईबीआईटी करते तो हम लोग के पास ऑपरेटिंग लेवरेज आ जाता था। फिर हम लोग इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किए तो वो माइनस किए, तो हम लोग के पास ईबीटी आ गया। ईबीटी में से टैक्स माइनस किया तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। फाइनेंशियल लेवरेज निकालने के लिए ईबीआईटी बाई ईबीटी किए, मतलब ये बाई ये कर दिए थे। और जो हम लोग के पास कंबाइंड था उसमें हम लोग क्या कहते थे, तो कंट्रीब्यूशन में सिंपली ईबीटी से डिवाइड कर दिए थे, तो हम लोग के पास आ गया था कंबाइंड। अर्निंग पर शेयर कैसे निकाले थे, तो जो हम लोग के पास अर्निंग आफ्टर टैक्स था उसमें नंबर ऑफ जो दे रखा हुआ था शेयर्स उससे डिवाइड किया, तो हम लोग के पास क्या निकल के आया था, अर्निंग पर शेयर। और हम लोग एनालिसिस किस तरह से किए कि रिस्क सबसे ज़्यादा जहाँ पे है वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न भी था, मतलब सबसे ज़्यादा अर्निंग पर शेयर भी था। और ये हो गया हम लोग के पास, पहला हो गया कि रिस्क सबसे ज़्यादा है थर्ड वाले अल्टरनेटिव में, और फर्स्ट वाले में सबसे कम रिस्क है। तो इसी तरह से रिटर्न भी सबसे ज़्यादा था थर्ड वाले में, और सबसे कम यहाँ पे जो रिटर्न था वो फर्स्ट वाले अल्टरनेटिव में था। और मिडिल वाला जो हम लोग के पास था, कि जो मिडिल वाला था जिसमें हम लोग के पास रिटर्न भी लोअर से ज़्यादा था और हम लोग के पास रिस्क भी जो था लोअर से ज़्यादा था। और रिटर्न के बेसिस पे अगर हम लोग देखे थे तो हम लोग के पास जो अर्निंग पर शेयर एग्जिस्टिंग चल रहा था उससे अगर ज़्यादा होता अर्निंग पर शेयर तभी हम लोग एक्सेप्ट करते, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करते। तो यही 5.58 हम लोग के पास एग्जिस्टिंग दे रखा था अर्निंग पर शेयर। इससे अगर ज़्यादा अर्निंग पर शेयर था, जो फर्स्ट वाला केस में ज़्यादा अर्निंग पर शेयर नहीं था, तो इसे हम लोग कंसीडर नहीं किए। बाकी सेकेंड और थर्ड को कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कि कंपनी कितना रिस्क लेना चाहती है, जितना रिस्क लेना चाहिए उसके हिसाब से या तो थर्ड वाला या तो सेकेंड वाला अल्टरनेटिव कंपनी क्या कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है, जिसके लिए आप लोग को ये दोनों रीड कर लेना है। ठीक है।